नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बाजार में आज हमने हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ देखी। चौतरफा गिरावट की चपेट में आज बाजार आया है। दूसरी ओर हमने देखा कि लगातार रुपए में कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो बाजार की गिरावट में घबराते हैं, अपने निवेश पोर्टफोलियो को लेकर चिंतित है, मौजूदा समय में आपको क्या करना चाहिए बताएगा आपको मनी मंत्रा। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करेंगे ऑन द शो के साथ। विदेश में घूमना और पढ़ना हुआ महंगा, रुपए की कमजोरी से बढ़ा खर्च। मनी मंत्रा पर जानिए कैसे निपटे रुपए की कमजोरी से। क्या है पीएफ का नया नियम, क्यों जरूरी है सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी को जोड़ना, जानिए मनी मंत्रा पर। और बाजार में गिरावट के आलम में क्या करें अपने निवेश पोर्टफोलियो में। पेंशन और बच्चे की पढ़ाई के लिए किस तरह से चुने म्यूचुअल फंड को। निवेश से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देगा आपको मनी मंत्रा। अपने सवाल व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। चलिए मनी मंत्रा पे आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और गिरते बाजार में आपको सही रणनीति बताने के लिए हमारे साथ है मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तिगी, और साथ ही गिरते रुपए में आपको क्या करना चाहिए यूनियन बैंक के ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर एवीपी कुणाल सुधानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले क्योंकि कुणाल हमारे साथ है तो बात होगी गिरते रुपए की। कुणाल, ये बताएं रुपए की दशा और दिशा जो कमजोरी की चपेट में जाती हुई दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में एक मौका देने के लिए, यूनियन बैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड बहुत 4-5 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस शो के माध्यम से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबको देख रहे हैं कि जो एफआईआई आउटफ्लो हो रहा है, अगर हम सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो रफली अराउंड 26,000 करोड़ का आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है इस महीने, और ये हाईएस्ट आउटफ्लो हुआ है इस पूरे साल में। बट इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज हर साल ये ईयर एंडिंग होता है मेजर इकोनॉमीज के लिए, तो ये आउटफ्लो ऑलवेज एक्सपेक्टेड होता है। कपल ऑफ इनफ्लोज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ा पुश आउट हो गए हैं। मे बी अगले महीने में लार्ज आईपीओज आर एक्सपेक्टेड, तो वो आईपीओज के इनफ्लोज विल बी देयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी जैसी कि पॉलिसी डाइवर्जेंस काफी ज्यादा है। अगर आप यूएस फेड की बात करें तो यूएस फेड काफी हॉकिश हो चुके हैं ऑल ऑफ अ सडन टुवर्ड्स रेट हाइक। अगर 2023 की बात करें, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि 3 रेट हाइक की ओर बढ़ रहे हैं। टेपरिंग को ऑलरेडी $15 बिलियन से डबल करके 30 बिलियन कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो चाइना रेट रिड्यूस कर रहा है। सो काफी बड़ा पॉलिसी डाइवर्जेंस है। अगर हम बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनएक्सपेक्टेड रेट हाइक कर दी, जबकि सब सोच रहे थे कि ओमिक्रॉन वायरस वहां पे सबसे ज्यादा पनप रहा है, लेकिन उसके बावजूद 10 बेसिस से 25 बेसिस उन्होंने रेट हाइक कर दी। तो पॉलिसी डाइवर्जेंस दूसरा चीज है। तीसरी चीज है चाइनीज युआन। अगर हम चाइनीज युआन की ओर देखें तो अराउंड 6.34, अगर हम डॉलर सीएनएच देखते हैं तो 6.34 से ऑलमोस्ट 6.39 आ गया है। तो चाइनीज युआन की जिस तरह से वो मूव होता है डॉलर रुपी क्लोजली, उस तरह उसे भी ट्रैक करना चाहिए। इनफ्लो जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेड है, बट कुछ फॉरवर्ड्स भी हमारे, अगर हम आरबीआई का डेटा देखें तो रफली $45 बिलियन वर्थ फॉरवर्ड्स आउटस्टैंडिंग है। और दूसरी ओर फॉरवर्ड्स के कौन है, एक्सपोर्टर्स हैं या फिर कैरी ट्रेडर्स हैं। और जो इंपॉर्टेंट 73, 75, 80 के आसपास काफी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के बाद हमने एक मूव देखा टूवर्ड 76.30। सो पॉलिसी डाइवर्जेंस, दूसरी बात चाइनीज युआन, तीसरा एफआईआई आउटफ्लोज। ये आपने 3 बहुत बड़े बखूबी कुणाल यहाँ पर गिनाए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आम दर्शक को अर्नव जी हम कमजोर होते हुए रुपए के पीछे का मतलब बताएं, खासतौर से उस माहौल में अगर आप विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने भेज रहे हो, अगर आपने विदेश ट्रैवल अपना प्लान कर रखा हो, किस तरह से कमजोर होता रुपया हमारी रोज की जिंदगी पर असर करेगा। देखिए, अगर आपको आसान भाषा में समझना हो तो कमजोर रुपये का मतलब यही होता है कि आपको $1 या कोई और फॉरेन करेंसी हो, पाउंड हो, यूरो हो, अब उसके लिए आपको ज्यादा रुपया देना पड़ता है उसे खरीदने के लिए।
इसका मतलब यही होता है कि जब भी आप कोई फॉरेन करेंसी में कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसके लिए आपको अपने करेंसी में यानी कि रुपया में आपको ज्यादा चुकाना पड़ता है। तो जैसे आपने 2-3 एरियाज हाईलाइट किए, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो जब आप फॉरेन जाते हो तब आपको वहां के करेंसी में एक्सपेंस करना पड़ता है, तो उसी सेम अमाउंट के लिए आपको ज्यादा देना पड़ेगा। उसी लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस मान लीजिए इवन फॉरेन करेंसी में सेम हो, लेकिन क्योंकि रूपी ने कमजोर हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। उसी तरह से आपको एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी आती है, क्योंकि इस तरह से रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है तो जो भी चीजें इंपोर्ट होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इससे अगर आप कोई भी इंपोर्टेड चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको महंगी दिखेगी। इसके अलावा जो एक फ्लो थ्रू इफेक्ट है कि जब भी इस प्रकार की इंपोर्टेड चीजें आती है, एक्सपेंसिव होती है, तो उसका एक ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी कि जो आप भाव दे रहे हैं सभी चीजों के लिए उस पर भी असर गिरता है। तो ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। अल्टीमेटली मान लीजिए कि आपको यही सोचना है कि डेप्रिशिएटिंग रूपी से आपको कई एरियाज में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो उसी तरह से आपका प्लानिंग होना चाहिए। हेमंत जी, अब मुझे ये बताएं कि कमजोर होते हुए रुपए का असर ये तमाम प्लानिंग पे, जो तमाम प्लानिंग समझाई है अर्नब जी ने, उस पर ना पड़े, आपको किस तरह से कदम उठाने चाहिए? देखिए कविता बिल्कुल सही है। आई थिंक जब हम डेप्रिशिएटिंग रुपी की बात करते हैं तो एक तरीके से परमानेंट फीचर है। कभी कभी एक ऐसा फेज आता है जहां पे वो ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। जैसे अभी करंटली अगर हम देखें तो जिस तरह की गिरावट है, बट अगर आप पिछले 14, 15, 20 साल देखें तो एक परमानेंट फीचर रहा है कि रुपी जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा डेप्रिशिएट करता है। तो आई थिंक अगर आपको इसका इम्पैक्ट कम करना है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हम जो बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम स्पेशली अगर हम बच्चों की एजुकेशन की बात करें, स्पेशली अगर आपका इंटेंट ये है कि अपने बच्चों को आप बाहर भेजना चाहते हो और आपको पता है कि रुपी डेप्रिशिएट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप यूएस जैसी कंट्रीज में देखें तो वहां पे जो एजुकेशनल इन्फ्लेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा है। तो दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। उसके लिए स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करें। आज तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप फंड ऑफ फंड के थ्रू कर सकते हो, डायरेक्टली स्टॉक खरीद सकते हो। तो वो आपको अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाना होगा। देखिए उससे दो चीजें होंगी। एक तो आप वहां पे अगर इक्विटी में लगा रहे हो तो आपको रिटर्न ऐसे मिलने के चांसेस हैं कि जो एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है उसको आप टैकल कर पाओगे। दूसरी बात, जो रुपी डेप्रिसिएशन के कारण जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो क्योंकि आपने पैसा वहां पे ऑलरेडी रखा हुआ है तो वो उससे आप बचेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट स्पेशली एजुकेशन में ना पड़े, तो एक तो आप अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को शामिल कीजिए, एज ए प्रोसेस कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको ऑन एंड ऑफ करना है, ये एक प्रोसेस की तरह होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है गोल बेस यहाँ पे भी अगर आप अप्रोच फॉलो करें, आपको पता है कितना पैसा आपके बच्चों के एजुकेशन का लगेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ट्रैवल में भी अगर आपको देखना है, 2-3 चीजें करने की जरूरत है। एक तो आपको या तो अपना बजट को रीवर्क करना पड़ेगा, या आप जिस जगहों पे जा रहे हैं शायद उसको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा। और तकरीबन कई बार क्या होता है कि अगर आप प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड खरीदते हैं तो एक सही समय पे, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है रुपी डेप्रिसिएशन का, उससे भी आप बच सकते हैं। फॉरेक्स कार्ड पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कुणाल उससे पहले जो कमजोरी हम देख रहे हैं रुपए में, क्या ये केवल शॉर्ट टर्म आपको दिखाई दे रही है? क्या लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और रणनीति बनानी चाहिए? क्या सलाह होगी आपकी? सो टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर आज का मार्केट भी देखें तो आज 7583 का लो बना, काफी लार्ज कॉर्पोरेट सेलिंग भी देखी गई, एंड जो हाई था 7615 के आसपास का था। टेक्निकली अगर चार्ट्स फॉलो करें तो 7640 से 7650 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है मेरे हिसाब से। 77 ऑल टाइम हाई रहा है रुपी के लिए, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता ये इतना इजीली ब्रेक करेगा, बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड वायरस रिलेटेड, जो वायरस ऑन वायरस ऑफ, जैसे हम रिस्क ऑन रिस्क ऑफ बोलते हैं, उस तरह अब हम वायरस ऑन वायरस ऑफ कहने लग गए हैं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बट माइल्ड रहा इन नेचर। सो वेरिएंट्स आते रहेंगे। आई थिंक मार्केट डिस्काउंट करेगा इन चीजों को। इन्फ्लेशनरी प्रेशर पे डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स फोकस कर रही है, तो मेरे हिसाब से 7650 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगर हम क्लोजिंग देखते हैं, अगर कपल ऑफ सेशंस में 75 हाफ के नीचे, ऑलरेडी हम 7580 के करीब आज आ ही चुके थे, अगर 75 हाफ के नीचे क्लोजिंग रहता है तो एक कंसोलिडेशन फेज फिर से शुरू हो जाएगा। बिटवीन 7510 से 7620 वाला ये कंसोलिडेशन फेज वापस शुरू हो जाएगा।
अब ऐसी सूरत में अर्नव जी लगातार डॉलर का मजबूत होना हम शायद नए साल में भी होता हुआ देखें। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी कोई लंबे समय की प्लानिंग है विदेश जाने की, तो आप अभी से ही सुनिश्चित कर लें कि आप डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी को डील कर सकें। कुछ बातें हेमंत जी ने जवाब में बताई, मैं चाहती हूँ थोड़ा विस्तार से आप खासतौर से स्टूडेंट्स जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं इस वक्त मौजूदा हालात में, वो किस तरह के कदम उठाएं तुरंत प्रभाव से। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कंटिन्यूअस एक रुपी डेप्रिसिएशन हो ही रहा है, यानी कि ये आपके लिए अपने प्लानिंग में, खास करके जब आप फॉरेन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि वहां रकम बड़ी होती है फीस की, तो वहां पर आपको ये पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मैं अपने प्लानिंग में इस प्रकार का एक रुपी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पहले से गिन लूंगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो इस प्रकार की अनप्लेजेंट सरप्राइजेस आने की संभावना ज्यादा है। तो पहली बात तो ये आप अपने प्लानिंग में जोड़ ले। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे आपको टाइम मिले, आपको ये पता करना होगा कि आपके पेमेंट्स कब आ रहे हैं, क्योंकि जब आप खास करके स्टूडेंट्स की फीस के बारे में बात करें तो उसमें दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो एक्चुअल ट्यूशन फीस होती है जो आपके एकेडमिक शेड्यूल के हिसाब से आती है, और दूसरा बात ये भी है कि आपके वहां के लिविंग और अदर एक्सपेंसेस जो मिसेलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी आपके अपने प्लानिंग में शामिल करना है। तो ये दो प्रकार के एक्सपेंसेस है। तो आप यहाँ पर पहले देख लें कि आपको जो पेमेंट्स करने हैं वो कब कब करने हैं, और अगर आपके पास लंबा समय है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसके लिए आपको एक रेगुलर इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। ये सब बातों को ध्यान में रखते, और बेस्ट वे जैसे हेमंत जी ने भी बताया कि आप एक फॉरेन एक्सपोजर ले, खास करके उसी करेंसी में एक्सपोजर ले जहां पर आपको स्पेंड करने हैं, ताकि एक और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का चेंज है या इम्पैक्ट है वो ना आए। तो उसी करेंसी में अगर आप निवेश करते हैं तो ये एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि तब आपको ये करेंसी डेप्रिसिएशन की चिंता चली जाती है। फिर आपको ये तय करना है कि आप वहां पर अगर मान लीजिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप वहां पर कितना एक्सपोजर लेंगे, किस प्रकार से रेगुलर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और आज की तारीख में क्योंकि आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, आप एक डाइवर्सिफाइड फंड ले सकते हैं, वहां पर आप स्पेसिफिक एरियाज में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, आप एक ग्लोबल फंड ले सकते हैं जहां पर यूएस का एक्सपोजर प्रीडोमिनेंट हो और दूसरे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिले। तो इस प्रकार के चॉइसेस हैं, तो उसी को आप चुन के लिए आपके लिए जो सही है वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आने वाली जो दिक्कतें हैं कमज़ोर होते हुए रुपए में, इन सब को गिनकर आप आगे चले। मौजूदा दौर में अगर मुझे इंटरनेशनल फंड में अपना एक्सपोजर बढ़ाना है हेमंत जी, तो वो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा? कमज़ोर होता हुआ रुपया, मजबूत होता हुआ डॉलर, इन्फ्लेशन, किस तरह से मैं टैकल करूँ इंटरनेशनल मूवमेंट को, ताकि मुझे अगर विदेश यात्रा करनी हो, विदेश पढ़ाई करने जाना हो, तो कमज़ोर होता हुआ रुपया मेरे फायदे के लिए काम करे। देखिए कविता, जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। स्पेशली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, लंबे समय का गोल है, अमाउंट भी उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप ये चीज़ समझते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक ट्रेंड है कि रुपी डिप्रिशिएट करता है, और साथ ही जब हम हमेशा कहते हैं जब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप फॉलो करते हो, चाहे आप हिंदुस्तान में एजुकेशन की बात करो, चाहे आप बाहर की बात करो, तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर को आपको देखना है कि किस तरह से, किस रेट पे इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन बढ़ता है, और दूसरा जो रुपी डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट मेरे टोटल रिक्वायरमेंट पे आएगा। और जैसे अर्नव ने भी बताया कि आपको उसके अंदर ओवरऑल कॉस्ट देखनी है, खाली ट्यूशन नहीं देखनी, आपको ओवरऑल एक्सपेंसेस देखने हैं, उसको आप ध्यान में रखते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि इतना पैसा मुझे लगेगा, फिर उसमें आप इन्फ्लेशन और फिर रुपी डेप्रिसिएशन की बात करते हो, और फिर जैसा मैंने कहा कि पहले उसको इम्पैक्ट को, अगर स्पेशली रुपी डेप्रिसिएशन का अगर इम्पैक्ट को कम करना है, तो एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहें तो एलआरएस के अंडर रेमिटेंस करके या तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक नहीं समझते हो तो बहुत सारे फंड ऑफ फंड हैं, ईटीएफ्स हैं जो आपको नैस्डैक में या S&P 500 में या डाइवर्सिफाइड हैं, और ऐसे भी फंड्स हैं जो डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको अलाउ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका मन ये है कि आप अपने बच्चे को यूएस में भेजना चाहते हो तो यूएस के अंदर आप इन्वेस्ट करें, और दूसरी जो डॉलर डिनोमिनेशन जो आपके ऑप्शंस हैं उसके अंदर आप उसको इन्वेस्ट करें। तो ऑप्शंस
बहुत सारी आसान ऑप्शंस हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक डाइवर्सिफाइड आपको व्हीकल मिलता है और फंड ऑफ फंड है, तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं। जरूरत है आप अपनी रिक्वायरमेंट को ठीक से असेस करें। ऐसा ना हो कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो और जितना आप बनाए उसमें बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आ जाए। तो ये 2-3 फैक्टर को अगर आप ध्यान रखें, तो जैसे मैंने पहले कहा, ये कुछ फेज में कभी-कभी थोड़ा ज्यादा ध्यान जाता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे जो फेड ने अभी जो एक्शन लिया उस पे हमने सडनली देखा कि रुपये में ज्यादा एक्शन आया, पर जनरली ये एक ट्रेंड है। ये आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना ही है जब भी आप अपने बच्चों को बाहर भेजने की, एजुकेशन की प्लानिंग करें तो। राइट, तो चलिए, कमजोर होता हुआ रुपया आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है, कितनी बड़ी चिंता हो सकती है, कैसे आपको रणनीति बनानी चाहिए, और शॉर्ट टर्म की गिरावट अगर रुपए में ये है तो इससे कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति हमने आपको बताई। कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला और गाइड किया हमारे दर्शकों को। लेकिन सिर्फ रुपया ही कमजोर नहीं हो रहा है, हफ्ते की जो शुरुआत बाजार ने की है उसमें भी हमने गिरावट ही देखी है। आखिरी घंटे में हल्की रिकवरी के बावजूद निफ्टी 371 अंक गिरकर 16,614 के स्तर पे बंद हुआ है, और हमने देखा कि करीब 1200 अंक की गिरावट यहाँ पे आती हुई देखी है। और करेंसी तो हमने आपको बताया लगभग 20 महीने के गिरावट पर कारोबार कर रही है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब ऐसे माहौल में निवेश की रणनीति आप कैसे बनाएं, क्या बदलाव करें, किन बातों का ख्याल रखें। अगर बाजार की इस गिरावट को देखकर आप डर गए हैं तो क्यों डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डट के सामना करना है। वो आप कैसे करेंगे? अपने निवेश को बरकरार रखकर। अर्णव जी, ये गिरावट जो हमने देखी है आज, कितनी बड़ी चिंता है? मेरे हिसाब से अगर आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया हुआ है, आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप रेगुलर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको तो ये कोई चिंता का कारण है ही नहीं। तो ये साफ कर देना है कि अगर आप रेगुलर निवेश कर रहे हो, आप एक प्लान के मुताबिक निवेश कर रहे हो, तो आपके लिए कोई भी फॉल आता है तो आपको इससे कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आपका नया निवेश आता जाएगा, वो एक अच्छे लेवल्स पर, आपके म्यूचुअल फंड में हो या डायरेक्ट स्टॉक्स में हो या किसी और में हो, तो अच्छे वैल्यूज पे आपको वो आपका इन्वेस्टमेंट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपने कोई प्लान के बिना निवेश किया हुआ है, तो फिर आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आप एक प्लान के मुताबिक जाए और अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है उसको देखे कि कहां पर आपने ज्यादा रिस्क लिया हुआ है और क्या इसमें सुधार हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो स्थिति हमने पिछले 1.5-2 साल में देखी, जहां पर एक ओवरऑल राइज इन द मार्केट था, जहां पर सभी चीजें बढ़ रही थी, मेरे हिसाब से 2022 में और आगे जाते हुए इस प्रकार का एक ओवरऑल जो राइज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको एक तय रणनीति के हिसाब से निवेश करना होगा, स्पेसिफिकली ये देखकर कि जो आप अपने पोर्टफोलियो में ला रहे हैं चीजें, वो उसकी वैल्यू क्या है और वो आपके प्लान के मुताबिक कहां फिट होती है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रख ले हो तो आपके लिए इस प्रकार की कई सारी गिरावटें आएंगी, पर उससे आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हेमंत जी, क्या लगता है गिरावट क्या लंबी चलेगी? जो रेगुलर निवेश करते आए हैं उनको तो अपने लक्ष्यों के तहत बने रहना चाहिए, लेकिन जो शुरुआत करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, हम कहते हैं कोई समय का इंतजार ना करें, लेकिन मौजूदा समय में अगर ये गिरावट और लंबी चलती है तो फटाफट क्या अपने लमसम पैसे को स्टैगर्ड तरीके से बाजार में डालने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? 2021 का अंत हम क्या गिरावट के साथ देखेंगे, और क्या 2022 पूरा साल गिरावट का रह सकता है? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए कविता, एज एन इक्विटी इन्वेस्टर हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी चाहिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कि जो वॉलेटिलिटी है बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है स्टॉक मार्केट में, समय समय पे होती है। सही मायने में अगर आप करेक्शन की बात करें तो जब मार्केट कम से कम 10% करेक्ट हो तब जाके हम कहेंगे कि इसमें कुछ करेक्शन आई है। अब जब हम देख रहे हैं पीक से अभी तो तकरीबन 10% की करेक्शन हमने देखी है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा करेक्शन मूड में। इससे पहले मैं कहूंगा कि शायद हम थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में थी। जो हमने कारण बात की, किस कारणों से रुपये डिप्रिशिएट होता है, वही ब्रॉडली कारण है जिसके लिए हम मार्केट में गिरावट देख रहे हैं। हमने देखा है कि फेड ने जब कहा कि हम लिक्विडिटी कम करेंगे और उन्होंने एक रोड मैप दिया कि अगले 2-2.5 साल में किस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। जब भी ऐसा होता है कविता, तब FII जो है इमर्जिंग मार्केट से स्पेशली कुछ कंट्री से ज्यादा, कुछ कंट्री में थोड़ा कम,
पैसा वहां से निकालते हैं। और हमने देखा है कि इस साल में जो है काफी पैसा जो है पिछले कुछ महीनों में FIIs ने निकाला है, और उसके चलते जो मार्केट पे प्रेशर। लेकिन यहाँ पे कहना जरूरी है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो DIIs हैं, ओवरऑल उन्होंने मार्केट को काफी सपोर्ट किया है। जहां तक इस वॉलेटिलिटी की बात है, ये कंटिन्यू करेगा, ये कंटिन्यू कर सकता है कुछ समय तक, क्योंकि देखिए अभी यही खतरा नहीं है, साथ में हमें मालूम है कि नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके क्या इम्पैक्ट है अभी तक ये बोलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से वो फैल रहा है तो डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट होगा, लेकिन होपफुली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। उसका इम्पैक्ट इकोनॉमीज पे आएगा, मार्केट्स पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे भी आ सकता है। तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है तो बाजार में आपको ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये शॉर्ट टर्म में रह सकती है, लेकिन हमें एक चीज समझना है, जैसा मैंने भी कहा, पहले भी कहा, कि ये वॉलेटिलिटी किसी भी कारण से, और स्पेशली अगर हम देखें पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह से मार्केट के रिटर्न्स आए हैं, ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन केस होते हैं, उनको लगता है कि प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें, तो ऐसे में वो लोग भी प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये थोड़ा समय रहे भी तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एज एन इक्विटी इन्वेस्टर ये जो समय है ये हमें सिखाता है कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन पैसा बनता है, स्पेशली अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। जैसे हमने पहले बात की थी कि गोल बेस अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, आपको पता है मेरी रिटायरमेंट के 10-15 साल बाकी हैं, कोई कारण नहीं है कि आप मार्केट से आज घबराएं, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाइए। जितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में होगी उतना ही आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। लेकिन अगर आप बहुत क्लियर है अपने टाइम होराइजन पे, वही एक इंपॉर्टेंट चीज है, और आपकी जो एसेट एलोकेशन है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको मार्केट में इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार करता है। और जब आप एक्चुअल में इसको फेस करते हो तो आप उसके लिए तैयार होते हो। तो मुझे लगता है एज एन इक्विटी इन्वेस्टर अगर आप बहुत क्लियर हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो, कितना समय है, घबराने की बात नहीं है। ऐसी वॉलेटिलिटी समय समय पे आएगी, कभी थोड़ी कम, कभी थोड़ी ज्यादा, कारण बदलते रहेंगे, तो इनसे घबराएंगे नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी है प्लस बहुत सारे इवेंट्स हैं। कितनी बार अपने पोर्टफोलियो को आप या तो अदला बदली करेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट समय था, बट उससे आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है अर्नब जी, इस माहौल में, इस तरह के बाजार में क्या लमसम निवेश करने में समझदारी होगी या किश्तों में निवेश करने से आपको ज्यादा फायदा होगा? कोई भी प्रकार का समय हो, खास करके इस प्रकार की जब उतार चढ़ाव हो, तब आपको लमसम तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। अगर आपके पास कोई भी रकम हो जो स्लाइटली बड़ी हो तो आप उसे ब्रेकअप कर दीजिए छोटी किस्तों में और फिर ही निवेश कीजिए। क्योंकि देखिए, आपको या किसी और को भी पता नहीं है कि आज की तारीख में जो आप बाजार में देख रहे हैं क्या वो एक लो लेवल है, हाई लेवल है, क्या है, क्योंकि ये कुछ भी बदल सकता है और बाजार कोई भी डायरेक्शन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जा सकता है। लेकिन आपके लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जब आप निवेश कर रहे हो तो आप एटलीस्ट अपना रिस्क कम कर दीजिए। और किस्तों में निवेश करना रिस्क कम करने के एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि वहां पर आप क्या होता है कि आप एक ही कॉस्ट प्राइस पे अटक नहीं जाते हो। तो मान लीजिए कि आपने पूरा आपका निवेश हो 6 किस्तों में या 5 किस्तों में बांट दिया हो और आज आपने एक किया, अब महीने के बाद आपको अगर आप देखते हो कि बाजार में और गिरावट आई है, तो आपका जब सेकंड इंस्टॉलमेंट जाता है तब आपको और एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो यही बेनिफिट है जो आपको लेना है। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी समय हो, अगर आपके पास बड़ी रकम हो तो वो आप किस्तों में बांट के उसी प्रकार से डिसाइड कर दीजिए कि ये किस्त आप कितने समय में आप स्प्रेड आउट करके निवेश करेंगे। अब एक बहुत अहम सवाल हेमंत जी, अगर किसी का लक्ष्य मौजूदा हालात में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो कैसे अपने निवेश को निकालकर ये सुनिश्चित करें कि जितनी कमाई हुई है अब तक वो सुरक्षित रहे? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट के समय प्लानिंग करते हैं, वैसे एग्जिट की भी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए, स्पेशली जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो। अब कितना समय है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके पास अभी भी 1-2 साल का समय है तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये समय आ गया तो मेरे हिसाब से आपको कुछ समय पहले ही उसको पैसे को निकाल लेना चाहिए था। लेकिन
अगर आपने नहीं निकाला तो फिर आपको ऐसी गिरावट को अवॉइड करने का, उसका जो इम्पैक्ट है पोर्टफोलियो पे, अगर आप उसको नहीं चाहते हो कि इमीडिएटली आपकी जो विड्रॉल्स हैं उस पर इम्पैक्ट आए, तो जाहिर सी बात है दो चीजें कर सकते हैं। कुछ ऐसे गोल होंगे आपके पोर्टफोलियो में जिसमें आपने शायद डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट किया होगा, थोड़े समय के बाद हो, 2-3 साल के बाद, वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं। या कभी कभी अगर बहुत ही जरूरी है तो इमरजेंसी फंड जो आप बनाते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आपके पास 1-2 साल का समय है तो फिर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मुझे लगता है डेफिनेटली मार्केट में कुछ समय के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आप इससे कहीं बेटर लेवल पे एग्जिट कर सके। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो जैसा मैंने पहले भी कहा, शायद वो पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हो, स्पेशली अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शंस में है, तो 1 या 2 साल पहले आपको फेज मैनर में वहां से धीरे धीरे पैसा निकालना है, अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना है, ताकि जो भी आपने गेन्स बनाए हैं उसको आप प्रोटेक्ट करके आप अपने गोल्स को पूरा कर सकें। और दूसरी बात यह है कि स्पेशली कभी कभी ऐसे गोल्स होते हैं जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट जो है ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स होता है, तो सिर्फ आपको पहले साल की जो रिक्वायरमेंट है उसी को ही देखना है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, सिर्फ उसको देख के ले, पूरा का पूरा 3-4 साल की जो रिक्वायरमेंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको देख के आप अपना डिसीजन मत लीजिए। तो कितना समय है आपके पास यहां से आगे अपने गोल को पूरा करने के लिए, वो डिक्टेट करेगा, वो बताएगा कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल, तो कुल मिला के बाजार की इस गिरावट से आपको डरना नहीं है। अगर आपने एक योजनाबद्ध तरीके से रणनीति अपना रखी है तो आप उसमें बने रहें। शुरुआत करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्टैगर्ड तरीके से किश्तों में थोड़ा थोड़ा करके आपको निवेश की रणनीति अपनानी है, निवेश करना शुरू करना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखें कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, ताकि इस तरह की गिरावट अगर आप इक्विटी बाजार में देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी कमाई है ना वो साफ ना हो जाए, वो आप गवा ना दें। इसीलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए और अपने लक्ष्यों के तहत निवेश को बरकरार रखिए। इस बीच बाजार की इस गिरावट से अगर आप परेशान हैं, अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो बेफिक्र हो जाइए। मनी मंत्रा आपकी सहायता यहाँ पर करेगा। हम आपके तमाम सवालों के जवाब भी आपको देंगे। आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी लाइव रहते हैं, जहां पर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन आपको व्हाट्सएप नंबर बता दें जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सीधा अपने सवाल हमें भेजिए। नंबर है 9619873567, 9619873567। ये नंबर है जहां पर अपने सवाल आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी मुद्दा मनी मंत्रा पर, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं प्रोविडेंट फंड को लेकर एक अहम नियम। और अगर आपने अपना नॉमिनी अब तक इसमें नहीं चुना है तो अब वक्त आ गया है कि आप 31 दिसंबर से पहले इसका चुनाव कर लें। अर्नब जी बताएं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है दर्शकों के लिए? आपके जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वहां पर अब ईपीएफओ ने ये कह दिया है कि 31 दिसंबर के पहले आपको एक नॉमिनी का नाम वहां पर ऐड करना होगा। अब नॉमिनी का बेनिफिट क्या है? यही है कि अगर जो सब्सक्राइबर है यानी कि जो एम्प्लॉय है वो नहीं है तो जो बेनिफिट्स आते हैं उसके, तो वो उसके फैमिली मेंबर्स को मिले। तो आज की तारीख में क्या देख रहे हैं हम कि कई लोगों ने ये अपने नॉमिनी ही नहीं डाले हैं, तो इसमें यही नुकसान हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपका पैसा एक्सेस न कर सके। इसीलिए ईपीएफओ ने अब एक डेडलाइन रख दी है कि आपको 31 दिसंबर के पहले नॉमिनी वहां पर ऐड करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही नॉमिनी ऐड करना है, आप जिस प्रकार से अपना पैसा जो अपने रिलेटिव्स है या फैमिली मेंबर्स है उसमें बांटना चाहते हो उस प्रकार से आप वहां पर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो और ये नॉमिनी ऐड करवा सकते हो। अगर आपने ये नहीं किया तो आपके कई बेनिफिट्स फ्यूचर में अटक सकते हैं, यानी कि खास करके जो पेंशन बेनिफिट्स हैं या इंश्योरेंस है वो अटक सकते हैं। इसीलिए ये डेडलाइन के पहले आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट कर देनी चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि नॉमिनी परफेक्टली वहां पर है और डिटेल्स ईपीएफओ के पास है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो तमाम दर्शकों को देना अनिवार्य था। लेकिन फिलहाल मनी मंत्रा में इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दर्शकों को शामिल करेंगे शो में और देंगे उनके सवालों के जवाब। इस बीच अपने सवाल हम तक लगातार पहुंचाते रहें। आप चाहें तो अपने सवाल हमें सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर।